हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इससे पहले हमने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ लिया था। फॉर्मूला याद है ना उसका, बायो-सेवर्ट लॉ का? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट लॉ हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl से P पॉइंट r और ये एंगल थीटा पर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला था, इसी की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा फॉर्मूला। इससे पहले हम बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अब इसकी जो पहली एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the center due to current carrying loop, due to current carrying circular loop, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये पहली एप्लीकेशन है। कोई सर्कुलर लूप है, इस तरह से सर्कुलर लूप है। अब इसमें सपोज आई करंट आ रहा है। अब इसको लूप को ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन ये डिस्टेंस ध्यान रखना बहुत कम है। ये आई करंट, तो आई इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से यहाँ से बाहर निकल रहा है। आई करंट, इसके सेंटर O है और रेडियस कैपिटल आर लेते हैं। इसका हम सेंटर ले रहे हैं O और रेडियस यहाँ ले लेता हूँ। रेडियस इसकी क्या ले ली? रेडियस ऑफ लूप इक्वल्स टू कैपिटल आर। करंट फ्लो इन द सर्कुलर लूप इज I। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करना है और यूज क्या करना है? बायो-सेवर्ट लॉ। और बायो-सेवर्ट लॉ का जब हम यूज करते हैं तो हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो सपोज किया ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, जिसकी लेंथ कितनी है? तो सबसे पहले आप यही लिखोगे पहले तो यही आ जाएगा। ये लिखना होता है, लेट बी कंसीडर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैविंग सेंटर O एंड रेडियस r। बी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl। Now magnetic field at point O due to small element dl। ये डिस्टेंस होगा इसकी r। तो अब इसका बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। बाय अप्लाइंग बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, करंट कैरिंग एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट dl, बेसिकली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl। ये पूरी लैंग्वेज है। ठीक है, O पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण? dl के कारण। बायो-सेवर्ट लॉ यूज होगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, इसमें करंट कैपिटल ले लिया है, स्मॉल हो तो स्मॉल लिख देना, dl और ये साइन थीटा और डिस्टेंस कितनी है O की dl से r, रेडियस के इक्वल, ये r स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखना, ये रेडियस तो ऐसे हो गई और dl ऐसे टेंजेंशियल होगा, ये ऐसे, ये dl का डायरेक्शन होगा, I dl का। करंट ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, तो थीटा यहाँ क्या रहेगा? ये तो टेंजेंशियल हो गया I dl और r रेडियस है, तो रेडियस ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थीटा कितना हो गया इसमें? 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 90 1, तो उसको लिखा नहीं मैंने, ये dB आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dl एट O। नाउ टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O सेंटर, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, dB का इंटीग्रेशन p, इधर इंटीग्रेशन कर दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहां लिख रहा हूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इधर तो b, इधर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, आई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, रेडियस भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये dl वेरिएबल है, ये अंदर रह गया। अब टोटल जो dl होगा इंटीग्रेशन dl टोटल, जैसे सपोज यहां से स्टार्ट करके वापस सर्कल में यहीं घूम के आते हैं, तो कितना हो गया इक्वल्स टू इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटीग्रेशन dl यानी टोटल dl सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप, वो कितना हो गया 2 पाई r। तो dl टोटल dl इंटीग्रेशन dl की वैल्यू तो 2 पाई r म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एज इट इज, इसको लिख दिया 2 पाई r। अब देखो 2 पाई से 2 से कट गया, एक r कट गया, तो क्या फॉर्मूला बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इफ सपोज यहां कितने टर्न है, इफ देयर आर n टर्न्स हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, n से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल इसमें ऐसे लपेटे n लगा रखे हैं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। उस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा अगर n टर्न है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आपको फॉर्मूला यूज भी करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में और याद भी रखना है। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन, ये तो सेंटर पे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, अब सेंटर पे निकाला था एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जिसकी रेडियस भी r है, ठीक है, इसकी भी रेडियस r ले लेंगे कैपिटल R। अब इसमें ध्यान रखना जो एक्सिस ऑफ सर्कल होता है, एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप है, जैसे सपोज ये सर्कुलर लूप है, इसका ये हो गया सेंटर, अब इसका ये प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है इधर और इधर भी प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली लाइन वो एक्सिस होती है, ठीक है। तो उसका मैं देखो डायग्राम बना रहा हूं, ये आपने करंट कैरिंग लूप ले लिया। अब इसमें ध्यान रखना, आपको लग रहा है ऐसे रखा है, ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है लूप, ये लूप रखा हुआ है ऐसे, जैसे ऐसे लूप बनाया तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, डायग्राम में आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है। अब इसके एक्सिस से, जैसे ये लेता हूं हाथ, ये एक्सिस ऐसे रखी हुई है और इससे लाइन आ रही है एक्सिस सेंटर से, तो इसके इस सेंटर से पास होती हुई ये अपना P पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर हो गया हो। अब इसकी जो रेडियस ले रखी है वो कैपिटल R, ये डिस्टेंस सपोज x ले लेते हैं OP इक्वल्स टू, ठीक है। और इसमें बाय सेवर्ट लॉ, ये भी एप्लीकेशन बाय सेवर्ट लॉ की है, तो बाय सेवर्ट लॉ से ही हम इसका P पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बाय सेवर्ट लॉ को जब भी यूज करोगे तो आपको करंट कैरिंग एलिमेंट तो कंसीडर करने पड़ेंगे, स्मॉल एलिमेंट। तो इसमें we consider small element dl1 और जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट स्मॉल एलिमेंट dl2, दोनों की लेंथ सेम, दो हम करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं dl1 dl2, इसकी भी लेंथ कितनी है dl, इसका नाम दे दिया हमने 2, दो एलिमेंट लिए इक्वल लेंथ के और इनकी लेंथ काफी कम होती है, बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, ये dl और ये dl, और करंट इसमें सपोज कर रहे हैं ऐसे आ रहा है I,
तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जिस पॉइंट पे निकालोगे इस पॉइंट पे ऐसे आएगी टेंजेंशियल। करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे रखा है तो ऐसे टेंजेंशियल आएगी। अब इस डीएल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस डीएल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वो आप इसमें लिख दोगे, इसकी रेडियस आर है, सेंटर वो है, एक्सियल पॉइंट पी है, वेयर ओपी इक्वल्स टू एक्स एंड जो भी रेडियस इज आर। इसका पॉइंट जैसे ओ लिखता हूँ, इसके सेंटर का पॉइंट मैं लिख देता हूँ, अभी लैंग्वेज में इजी रहेगा लिखना, DL1 और ये ओ और इसका सेंटर ये ओ डैश। तो हमें ये लाइन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर दी। अब DL1 के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये करंट एलिमेंट हो गया, इसमें करंट आ रहा I, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक, देखो कोई भी डेरिवेशन जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, किसी भी डेरिवेशन को आपको एज इट इज स्टेप टू स्टेप रटने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप रट रहे हैं तो फिजिक्स को फिर अच्छे से नहीं पढ़ रहे, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे अब हमें पता नहीं किसकी एप्लीकेशन है, बाय सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, हम कहाँ निकालने जा रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे, तो हमें एक्सियल पॉइंट पता होना चाहिए। और लूप जैसे ऐसे रखा है और एक्सिस होती क्या है, ये एक्सियल पॉइंट है। अब इसमें बाय सेवर्ट लॉ यूज करोगे तो हमें करंट एलिमेंट तो लेने ही होंगे, तो हमने कंसिडर कर लिया DL। दूसरा क्यों लिया अभी मैं बताऊंगा। ये DL कंसिडर कर लिया, तो DL1 के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल के वेरी स्मॉल एलिमेंट DL1 इज, इसका नाम दे दिया हमने DB1, इसका नाम दे दिया हमने DB1, ठीक है। DB1 बाय सेवर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर मीन्स ये डिस्टेंस आएगी, जिसको मैं लिख देता हूं OP स्क्वायर और साइन थीटा, ये आएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके थोड़ा परपेंडिकुलर होती है। इसको दूर से लिखता हूँ, थोड़ा डायग्राम इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन OP स्क्वायर। अब देखो हमें OP की रिक्वायरमेंट है, ये एंगल 90 का है, तो OP पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ OP इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा OP की वैल्यू। सेम में यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, अभी मिला देता हूँ उसको। अब ये O डैश P भी यही होगा, O डैश P भी यही निकल के आएगा, ये R स्क्वायर, जैसे ये R होगा और ये भी यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। OP और O डैश P दोनों इक्वल आएंगी। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण निकाला, ये क्या आ गया आइडियल साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा 90 होगा, देखो ये अलग अलग प्लेन में ये ऐसे है, तो टेंजेंशियल ऐसे आएगी और ये लाइन दूसरे प्लेन से ऐसा आ रही है परपेंडिकुलर प्लेन से, तो थीटा ध्यान रखना ये 90 है। तो थीटा 90 होता है, साइन क्या हो गया, साइन 91। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 हो गया 1, OP स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दो, OP की वैल्यू, तो ये रूट हट जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये हमें पता है, इससे पहले हमने पढ़ लिया है। DB R के परपेंडिकुलर होता है, R मीन्स ये OP के परपेंडिकुलर होगा, तो DB का डायरेक्शन ऐसे करंट है तो ये डायरेक्शन आएगा। अब ये ध्यान रखना ये एंगल 90 है। अब इसको लिखता हूँ अलोंग PQ, ये डायरेक्शन भी लिखना होगा यहाँ अलोंग PQ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई ऐसे P से Q की तरफ। अब सेम इसका DB1 नाम लिख दो एक बार, ये DB1 है। अब निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू, अब वही पूरा लिखा जाएगा करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, ये भी करंट कैरिंग है, कैरिंग छोड़ दिया है इसमें, ध्यान रखना। करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट में शॉर्टकट लिख दिया DL2 ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट DL2।
इसको लिख दिया मैंने dv2। अब इसमें सेम वे म्यू नॉट अपॉन 4 करंट इसमें भी आई है, लेंथ भी इसकी dl है, थीटा यहाँ भी 90 होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ sin 91, और ये OP की जगह आएगा O' का स्क्वायर, तो O' भी यही है, तो ये हो जाएगा r² प्लस x²। और ये अलोंग इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, अलोंग होगा इसके परपेंडिकुलर O' के। तो देखो इस पॉइंट पे यहाँ ये बना दिया, इसको मैं लिख देता हूँ, ये तो पॉइंट आपका P था, PQ' नाम दे दिया इसका, PQ' अलोंग PQ', इनकी लेंथ सेम होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दिख रहा है ना आपको इससे, अलोंग PQ', इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसका Q, इसका Q' दे दिया। तो इससे आपको पता लग रहा है dv1 का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर क्वांटिटी जैसे एरो लगा देते हो वैसे, तो dv1 का मैग्नीट्यूड और dv2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको मैं सिंपली dv लिख देता हूँ। ये हम सपोज कर लिए, dv की वैल्यू सिर्फ इतनी है जिसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं होगी। अब देखो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है, ये परपेंडिकुलर लाइन P पे ड्रॉ कर दी, इसके एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन है। ये सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल है, तो ये वाला और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कंफर्म ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो ये जो एंगल ये है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बचा, ये 90 है, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये टोटल एंगल कितना है 90, 90 में से इतना निकल गया, तो देखो यहाँ माइनस कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 का, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो कितना बचेगा सॉल्व करोगे थीटा, तो ये एंगल बचा थीटा। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बचेगा। ये तो आपका हो गया इधर dv1 और इधर ये हो गया आपका dv2, ये dv2 ये dv1, ठीक है। अब इसको हम कंपोनेंट लेंगे, तो देखो इसका कंपोनेंट इधर वर्टिकल ये तो आएगा dv, जगह कम रहेगी क्या, इसको मिटा देता हूँ, तो ये कितना आएगा dv1 cos थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल है बन रहा है उसी के साथ cos लगा देते हैं, तो आ गया dv1 cos थीटा, ये dv1 cos थीटा, इधर क्या आएगा dv1 sin थीटा। सिमिलरली इसका dv2 इधर आएगा dv2 cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इधर dv2 sin थीटा। अब यहाँ लैंग्वेज आप लिख दोगे, मैं ओरल बोल रहा हूँ आप लिख लेना, बट ये dv1 और dv2 सेम है, dv1 एंड dv2 सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ये dv2 लिखना था बेटा, तो dv1 cos थीटा dv2 cos थीटा, ये डायरेक्शन अपोजिट, इसकी ऊपर अपवर्ड इसकी डाउनवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, हैंस वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए और सिर्फ डायरेक्शन किधर बची एक्सिस के अलोंग, ओ से पी की तरफ, ये पी पॉइंट है, ओ से पी की तरफ, वो कितना dv2 sin थीटा dv1 sin थीटा, यही तो बची। अब हमने यहाँ सिर्फ दो ही डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिए, दूसरा ये भी हो सकता था यहाँ यहाँ इधर इधर बहुत सारे होंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो सिर्फ दो को प्लस नहीं करोगे, इसलिए बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ दो हमने कंसिडर किए हैं, और सारी मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग द एक्सिस आएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालने जाओगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो क्या करोगे B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करना होगा आपको। अब dv1 dv2 तो सेम है, यही तो है दोनों, तो ये dv sin थीटा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी dv sin थीटा। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट ही नहीं है, इसमें और भी हैं, ये इधर बहुत सारे डायमेट्रिकली अपोजिट बनेंगे, इसलिए हम टोटल इंटीग्रेशन कर दिया। अब dv की वैल्यू ये रख रहा हूँ, ये और ये वो सेम है, तो देखो dv की वैल्यू रखी मैंने इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये dv की वैल्यू रख दी। अब साइन थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लो, साइन थीटा यहां निकाल देता हूं, इसको तो मिटा दूं, साइन थीटा निकाल रहा हूं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा r अपॉन OP,
ओपी की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई जिसको यहाँ लिख रहा हूं मैं। तो साइन थीटा आपका क्या है, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो देखो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से वो बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, आर आपका कांस्टेंट अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, एक्स भी फिक्स है पी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और आर भी कांस्टेंट है। ये पावर 1 ये पावर हाफ, तो टोटल पावर कितनी होगी इसकी 1 प्लस हाफ, टोटल पावर होगी इसकी 3/2 ये टोटल पावर होगी इसकी। अब इंटीग्रेशन के अंदर रह गया dl, ये dl लिख दिया। अब टोटल dl कितना होगा, पहले की तरह ही सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन टोटल dl कितना होगा 2 पाई r, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, वो वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये आगे लिखा मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई आर, इसकी वैल्यू अब ये लिख देता हूं पहले, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और dl की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई r। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो, यहां से रब कर रहा हूं, ये साफ कर लेता हूं, इधर लिखूंगा। तो देखो 2 पाई से 2 जा कट गया, और r इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो ये बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर, 2 पाई कट चुका है, तो वो आ जाएगा नीचे 2, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया। और एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन है, अगर करंट ऐसे है तो इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। अगर इसमें n टर्न है, ए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा फिर b म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू n। तो सिंपली n को हम यहाँ लिख देते हैं म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, यानी इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, ये आर स्क्वायर। तो ये आपका बेसिक इसका फॉर्मूला आ गया, जो आपको ये भी याद रखना है। ये फॉर्मूला जो अगला 5th चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ यूज आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आ गया, जिसका सेंटर से डिस्टेंस x है, r उसकी लूप करंट कैरिंग लूप की रेडियस है, i उसमें करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स उसके अगर n है तो n से इंटू कर दो। अगर एक है, एक ही टर्न है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम इसके थोड़ा केस पढ़ लेते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है उनको, फिर इसका डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो इसको स्टडी कर रहे हैं, मैं यही ले रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स बन मान के ही, अगर है तो वह n लिख लेना उसमें, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसके केस पढ़ते हैं। केस, पहला केस देखो, अब इसका पहला केस, अगर x की वैल्यू 0 है, अब बताओ x की वैल्यू 0 का मतलब क्या निकला, अगर x की वैल्यू 0 है, x 0 का मतलब p पॉइंट सेंटर पे पहुंच गया, इफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब p पॉइंट सेंटर पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां निकलेगा, सेंटर पर। तो x की वैल्यू 0 रखो और सॉल्व करो इसको। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आर स्क्वायर एज इट इज, ये 2, ये 0 हो गया, ये 2 से 2 कट के आर क्यू बचा। तो फाइनली क्या बचेगा, ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर से आर कट गया 2r। यही तो हमने निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इससे पहले वाला आर्टिकल यानी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरा, अगर ये सेकंड केस ऐसे बोल देते हैं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यानी लूप की रेडियस बहुत कम है, x काफी बड़ा है, तब इसका भी ये आएगा। अब इसमें ध्यान रखना है, इस r को 0 मत करना, इसको करना है, इसको,
क्योंकि नीचे बहुत छोटी टर्म है, उससे डिवाइड करेंगे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको कर दोगे 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो ऐसे नहीं होता है, इन्फाइनाइट हो जाके 0 होता है। तो बी ये होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब x को 0 कर रहे हैं तो 2 से 2 कट के r क्यूब, ये बचेगा, x बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n का n2 रहेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अगर एक मिनट x बहुत बड़ा है तो वो क्या कर दिया, r को 0 करना था, ठीक है, r को 0 करना है, तो ये 2 r को 0 करो तो ये आएगा 2x क्यूब, ये 2 से 2 कट के x क्यूब, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से n2 कर लेना। एक इसमें केस और है, वो यहां करता हूं, केस इसका थर्ड, फॉर्मूला तो हमने उधर लिख ही रखा है। थर्ड केस ये है इफ x इक्वल टू r, यानी ये डिस्टेंस इसकी रेडियस की इक्वल है। तब ये मैग्नेटिक फील्ड हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल में पढ़ते हैं, जो आजकल आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वैसे इसी चैप्टर का पार्ट था वो पहले कभी। अब x की वैल्यू r इसमें लिख दो, तो ये आर स्क्वायर एज इट इज, x को भी लिख दिया आपने आर स्क्वायर, ये होल पावर 3/2। तो देखो क्या हो गया सॉल्व हो गए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना बन गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर जो 3/2 होता है ना, उसको 1.5 पावर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2√2, और आर स्क्वायर से 2 से 2 कट के आर क्यूब बचेगा, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, ये 2, ये हो गया 2√2 और ये आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया है, लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई, ये आर स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 2 जा 4 √2r। अगर n है तो n से n2 कर लेना। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल में यूज आता है ये वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू r। तो ये छोटे छोटे केस कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यह बायो-सावर्ट लॉ की ये एप्लीकेशन थी। बायो-सावर्ट लॉ की लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए भी है, लेकिन वो आपके NCERT से तो हटा रखी है, इसलिए आपकी 2 ही एप्लीकेशन है बायो-सावर्ट लॉ में, ज़्यादातर ये एग्जाम में आती है। अब देखो इसके डायरेक्शन की बात करते हैं हम। अब ये तो हमने पढ़ लिया था एक्सिस के लॉन्ग आएगा, और इस पर डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन। जैसे ये लूप है, करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट अगर ऐसे आ रहा है तो आप क्या करते हो, राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढते हो, करंट को कर देते हो, राइट हैंड लिया, उंगलियों को कर्ल कर लिया करंट के डायरेक्शन में ऐसे, तो थंब आपका डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इसमें आएगा आउट ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन आउट ऑफ द बोर्ड, इसका ऐसे डायरेक्शन आएगा आउट ऑफ द बोर्ड। अगर ये करंट ऐसे होता तो आपका राइट हैंड यूज करो, ये उंगलियां कर्ल की, थंब किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड, आपका इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल, ऐसे, इसका ऐसे, तो अंगूठा बी का डायरेक्शन देगा, ये थंब राइट हैंड का थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है। अब देखो जब भी आपने मैग्नेट पढ़ा है तो उसमें 2 केस आते हैं, 2 पोल आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कभी भी अगले चैप्टर में से पढ़ लेंगे, कभी भी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ पोल होगा तो कन्फर्म साउथ पोल भी होगा, ठीक है। तो अभी करंट कैरिंग लूप है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो नेचुरली मैग्नेट की तरह है, बिहेव करेगा, तो इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल भी होगा। अब इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल पहचानने का तरीका ये है, जैसे ये एन था, एन को मैंने ऐसे एरो बना दिया, तो देखो एन कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे टेंडेंसी इसकी एंटी क्लॉकवाइज, तो जिधर से देखने से करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है उस साइड में नॉर्थ पोल है। अब दूसरी साइड बोर्ड के उधर, बोर्ड के उधर कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। अगर करंट हम जिस साइड से देख रहे हैं ये एस पोल, तो ये एस कैसे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज, तो इधर से जिससे आप क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है उधर आपका एस पोल हो गए, तो दूसरी साइड नॉर्थ पोल होगा। अब देखो इसमें साइड का बहुत फर्क है, किस साइड से आप देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल साउथ पोल आएंगे। जैसे अभी देखो मार्कर आप देखना, ये मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, अब आप बताओ किधर घूम रहा है, रोटेशन इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
अब मेरी तरफ तो ये क्लॉकवाइज है, आप बोलोगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसी को ऐसे घुमाते हुए ला रहा हूं, अब कैसे दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज हो गया। और उधर खड़ा हुआ आदमी, जैसे इस लूप के इधर खड़ा हुआ आदमी वो एंटी क्लॉकवाइज, तो एक तरफ क्लॉकवाइज है दूसरी तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। एक तरफ नॉर्थ पोल है तो कंफर्म दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। तो ये इसका डायरेक्शन का राइट हैंड थंब रूल है। स्क्रू रूल वो एक ही बात है, राइट हैंड थंब रूल से निकलता है वो स्क्रू रूल है। स्क्रू रखते हो, स्क्रू ड्राइवर घुमा देते हो करंट के डायरेक्शन में, तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड हो रहा होता है वो डायरेक्शन आपका बी का होता है, वो मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आप तो राइट हैंड से इजीली निकाल लो, करंट की डायरेक्शन और कर्ल की उंगलियां, तो थंब आपका मैट फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। एक करंट जैसे आपका ये लिया था ना लूप अभी यहाँ डायग्राम में, इसमें करंट ऐसे आ रहा था, तो कर्ल की उंगलियां इधर मैट फील्ड, तो मैट फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही तो आया था, अभी डायग्राम बनाया था वो, तो मैट फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका डायरेक्शन इस चैप्टर से इसमें और 6th चैप्टर में डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका आपको ध्यान भी रखना है, अंडरस्टैंड करने हैं। इसमें कई सारी डायरेक्शन आ जाएंगी आपके, फोर्स का भी डायरेक्शन निकालेंगे वो आगे, ये रूल यूज करेंगे, तो डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद अब आएगा एम्पियर्स रूल, उसको हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।